एक त्योहार की दोपहर शहर के लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए। वे लॉर्ड साइरस और लेडी ग्रेस को शान से चलते हुए देख रहे थे। लोग उनकी तारीफ कर रहे थे कि वे साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। कई लोगों ने फुसफुसाकर कहा कि वे किसी जीवंत पेंटिंग जैसे लग रहे थे। फिर भी उनकी तारीफ ज्यादा देर नहीं चली। जल्द ही बात साइरस की पूर्व पत्नी लेडी राफेलिया पर होने लगी। लोग उसके बारे में गॉसिप करने लगे कि वो ऐसी महिला थी जिसमें कोई खास काबिलियत नहीं थी और जो 3 साल पहले गायब हो गई थी। लोगों ने अंदाजा लगाया कि अफेयर की अफवाहों की वजह से वो गायब हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि 3 साल बीतने के बाद तलाक अपने आप फाइनल हो जाएगा। मुश्किल से आधा साल बचा था। उन्होंने पूरे भरोसे से कहा कि साइरस जल्द ही ग्रेस से दोबारा शादी कर लेंगे। उसने जोर देकर कहा कि यही सबसे अच्छा होगा। भीड़ में एक महिला चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसने सन हाइट पहन रखी थी, इसलिए किसी की नजर उस पर नहीं गई। कपल को देखकर उसे चुपचाप राहत मिली। उसने सोचा कि इस बार सब कुछ अलग है। अपनी पिछली जिंदगी के उलट वो दुख दोबारा नहीं लौटे थे। उसके छोटे बेटे ने उसकी ड्रेस खींची। उसने दूरी के बारे में पूछा। तब उसने शांति से बताया कि वो लॉर्ड साइरस है। उसने ये भी कहा कि वो एक दिन राजा बन सकता है। बच्ची ने हैरानी से रिएक्ट किया। उधर उसने चुपचाप खुद को यकीन दिलाया कि वो और साइरस दोनों जिंदा हैं। उसने ये भी माना कि वो उसी इंसान के साथ आ गई है जिसके साथ उसे होना था। उसे पूरा विश्वास था कि वो आखिरकार अपनी पहली जिंदगी की दर्दनाक किस्मत से बच गई है। लेकिन उसकी नाजुक शांति अचानक टूट गई। साइरस अचानक उसके सामने आ गया। उसने पूछा कि क्या वो समझती है कि उसने उसे कितनी बेसब्री से ढूंढा था। वो हैरान भी थी और डरी हुई भी। उसने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया। फिर उसने अपने लॉन्ड्री के पीछे छिपने की कोशिश की। वो सोच रही थी कि वो अब भी उसे क्यों ढूंढ रहा है। फिर उसे अपनी पहली जिंदगी की तकलीफ याद आई। एक नॉन एबिलिटी यूजर होने की वजह से उसे अलग थलग कर दिया गया था। वो पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। वो एक खोखली शादी झेल रही थी। उसका पति खुलेआम अपनी खूबसूरत मिस्ट्रेस लेडी ग्रेस के लिए समर्पित था। उस दिन उसका अकेलापन और गहरा हो गया। उसे एक कमरे में जाने से रोक दिया गया। तभी उसे पता चला कि साइरस की अचानक मौत हो गई है। ग्रेस के शरीर पर शोक के निशान मिले थे। बाद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक दुर्लभ जड़ी बूटी के जहर के संकेत भी पाए गए। राफेलिया को पौधों की अच्छी जानकारी थी। इसी वजह से एक अमीर औरत ने तुरंत उस पर आरोप लगा दिया। उसने कहा कि राफेलिया ने अपने पति की हत्या के लिए जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया होगा। कोई भी उसके बचाव के लिए आगे नहीं आया, इसलिए उसे अपराधी ठहराकर फांसी दे दी गई। मौत का सामना करते हुए राफेलिया ने अपनी बर्बाद जिंदगी को गहरे दुख के साथ याद किया। वो चाहती थी कि वो अपना सपना पूरा करे। वो एक छोटे शहर में दवा की दुकान खोले। वो चुपचाप आज्ञाकारी बने रहने के बजाय दूसरों की मदद करे। अपने आखिरी पलों में वो दोबारा जन्म लेना चाहती थी। वो आजाद होना चाहती थी। वो अपने प्रति सच्ची रहना चाहती थी। वो ऐसी इंसान बनना चाहती थी जो लोगों की जान बचा सके, न कि ऐसी जिसकी निंदा की जाए। शादी के फंक्शन के दौरान जब वो जागी तो वो हैरान रह गई। उसे एहसास हुआ कि वो 2 साल पहले के समय में लौट आई थी। साइरस जिंदा था। वो भी जिंदा थी। और एक बार फिर वो उसी घटना की शुरुआत पर खड़ी थी। सब कुछ पहले जैसा ही हुआ। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि उसे एक और मौका मिला है। शादी की रात साइरस उनके कमरे में आए। उन्होंने रूखेपन से साफ कहा कि ये शादी सिर्फ पॉलिटिकल थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने उससे शादी सिर्फ राइडल परिवार के इंटरनेशनल कनेक्शन और असर के लिए की थी। इसके अलावा कोई और वजह नहीं थी। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वे अलग अलग जीवन जिएंगे। उस रात वे सिर्फ दिखावे के लिए एक ही बिस्तर शेयर करते थे। इसके बाद वे अलग अलग सोते थे। पब्लिक इमेज बनाए रखने के लिए वो हफ्ते में सिर्फ एक बार उसके कमरे में जाती थी। उसने साफ कहा कि उसका दिल पहले से ही ग्रेस का है। ये सुनते ही राफेलिया ने हर शब्द पहचान लिया। वो समझ गई कि वो सचमुच उसी संयमित और आज्ञाकारी जीवन में लौट आई है। यही वो जीवन था जिसे वो कभी जी चुकी थी। वो शादी बोरिंग थी और उसमें प्यार नहीं था। उसी ने उसे बर्बाद कर दिया।
लेकिन इस बार उसकी दूसरी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी। उसके साथ यादें भी थीं और पछतावा भी। साइरस ने राफेलिया को घूर कर देखा। वो जानना चाहता था कि क्या वो सुन रही थी। उसने उससे जवाब देने को कहा। जब उसे सच में महसूस हुआ कि वो 2 साल पहले लौट आई है, तब उसने खुद से कहा कि वो ये दूसरा मौका बर्बाद नहीं करेगी। मन ही मन उसने एक फैसला कर लिया। वो भविष्य में उसकी हत्या को रोकना चाहती थी। उसके बाद वो तलाक लेना चाहती थी। उसे लगता था कि अगर कोई नहीं मरेगा तो वे दोनों आखिरकार खुशी पा सकेंगे। सबसे बढ़कर वो अपनी आजादी पाना चाहती थी। उसकी बातें ठंडी थीं, लेकिन ऊपर से उसने अपनी पॉलिटिकल शादी की शर्तें मान ली। उसका ये रवैया दिखाता था कि यही अरेंजमेंट पहले कभी आसानी से उसके पतन का कारण बन चुका था। किस्मत बदलने का पक्का इरादा करके राफेलिया ने उस जहर पर रिसर्च शुरू की। उसी जहर ने उसकी पिछली जिंदगी में साइरस की जान ली थी। उसे याद आया कि ऑटोप्सी में बेलामिस्ट नाम की जहरीली जड़ी बूटी मिली थी। पिछली जिंदगी में पौधों के बारे में उसकी गहरी जानकारी ही उसके खिलाफ चली गई थी। उसी ने उसे बलि का बकरा बना दिया था। वो एक अमीर व्यापारी परिवार में पैदा हुई थी। वो औषधीय दुर्लभ जड़ी बूटियों और किताबों के बीच पली बढ़ी। उसे पौधों के बारे में पढ़ना और उन्हें मिलाना पसंद था। आखिरकार उस जुनून को उसके खिलाफ सबूत बना दिया गया। जब उन्होंने बॉटेनिकल रिकॉर्ड देखे तो उन्हें पुष्टि हो गई। बेलामिस्ट एक खास हर्ब फैमिली से जुड़ा है। फिर उन्होंने लिरामिस नाम का एक पौधा खोजा। उसमें मिलते जुलते गुण थे, लेकिन उसका असर उस पौधे से थोड़ा कम था, जिसे थकान दूर करने और नींद की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने सावधानी से इस संभावना पर विचार किया। क्या लिरामिस्ट का कंट्रोल्ड एक्सपोजर बेलेमिस्ट के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ा सकता है? अगर ऐसा हो तो साइरस को पॉइजनिंग से बचाया जा सकता है। उसके विचार तभी टूटे जब एक नौकरानी ने आकर खबर दी। उसने बताया कि ऑफिशियल काम की वजह से साइरस उसके साथ डिनर पर नहीं आ पाएगा। राफेलिया ने प्यार से रिक्वेस्ट की कि उसका खाना उसके कमरे में भेज दिया जाए। उसने सोचा कि समय के साथ उसके पिछले जन्म में ऐसे नोटिस आना भी बंद हो गए थे। उसी वजह से वो चुपचाप अकेले खाना खाने लगी थी। ताज़ी हवा लेने के लिए वो बगीचे में टहलने गई। वहां उसने स्टाफ की आलोचनात्मक नजरें महसूस की, लेकिन पहले की तरह अब वे बातें उसे चोट नहीं पहुंचाती थीं। वो अपने बारे में सोचती थी कि वो एक नॉन एबिलिटी यूजर है। फिर वो साइरस के बारे में सोचती थी, जो मिस्टोरिया का दूसरा राजकुमार और एक रैंकिंग एलीट हाई एबिलिटी यूजर था। उसे दोनों के बीच का बड़ा सोशल फर्क साफ दिखाई देता था। उनके समाज में लोग 3 वर्गों में बटे हुए थे। एक, ऊंची रैंकिंग वाले एबिलिटी यूजर्स। दूसरे, आम एबिलिटी यूजर्स। तीसरे, नॉन एबिलिटी यूजर्स। उनका स्टेटस जन्मजात शक्ति से तय होता था। पीढ़ियों से राजघराने और अमीर लोग अपना दबदबा बनाए रखते आए थे। इसके लिए वे ताकतवर खानदानों में सोच समझकर तय की गई शादियां करते थे। उसने एक समय बेवकूफी में ये उम्मीद की थी कि साइरस उससे प्यार की वजह से शादी करेगा, लेकिन साइरस ने साफ कह दिया कि उनका रिश्ता सिर्फ पॉलिटिकल था। उसने ये भी कहा कि बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। यहीं उसकी गलतफहमी टूट गई। वो सिर्फ अपने इंटरनेशनल परिवार के कनेक्शन चाहती थी। उसे अपने माता पिता की सख्त हिदायतें याद आईं कि उसे चुप रहना है। उसी के साथ उसे ये भी याद आया कि वो कितनी खुशकिस्मत मानी जाती थी। कहा जाता था कि अपनी काबिलियत के बावजूद उसकी शादी इतने अच्छे आदमी से हुई थी। उसने उनकी सलाह पूरी ईमानदारी से मानी। उसने बिना शिकायत अकेलापन सहा, लेकिन झूठे इल्जाम में उसे मार डाला गया। अब उसने मन ही मन अलग रास्ता चुनने के लिए माफी मांगी। उसने कसम खाई कि उसके नए फैसले से राइडल परिवार को बदनामी नहीं होगी। रास्ते में उसकी मुलाकात रानी और प्रिंस इलियट से हुई। यही वे लोग थे जिन्होंने उसके पिछले जन्म में उसकी बर्बादी की साजिश रची थी। उन्होंने उनका औपचारिक स्वागत किया, लेकिन रानी ने शादी में शामिल होने के बावजूद उन्हें पहचानने से अनजान होने का नाटक किया। राफेलिया ने पहचान लिया कि ये जानबूझकर किया गया था। पहले की तरह इस बार भी उसके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। साइरस की नई पत्नी के रूप में उसने खुद का इज्जत से परिचय दिया। इसके बाद उसने रानी से एक फेवर मांगा।
जवाब में रानी ने दिखावे के लिए अपनी जादुई काबिलियत का इस्तेमाल किया। उसने एक छोटा और साधारण फूल बनाया, फिर उसने उसे नकली माफी के रूप में पेश किया। जाने से पहले उसने कहा कि इतना सादा फूल उस पर बहुत अच्छा लग रहा है। राफेलिया ने रानी का बनावटी बड़प्पन साफ देखा। उसने ये भी देखा कि प्रिंस इलियट ने उनका अभिवादन तक नहीं किया। वो पूरी तरह अपनी मां के असर में थे। राफेलिया तेज धूप में बाहर आई, लेकिन उसे जल्दी ही याद आया कि वो अपनी टोपी भूल गई है। उसे वापस लेने का फैसला करके वह महल के अंदर लौट आई। वहां उसने दो नौकरानियों को शाही उत्तराधिकार पर गपशप करते सुना। उन्होंने इस बात पर बहस की कि राजा कौन बने, लॉर्ड साइरस या लॉर्ड इलियट। अगले व्यक्ति ने खुलकर साइरस का समर्थन किया। उसने इलियट में करिश्मा की कमी की भी आलोचना की। राफेलिया जानती थी कि ऐसी बातें खतरनाक हो सकती हैं, खासकर तब जब राजनीतिक माहौल इतना नाजुक हो। ऑफिशियली इलियट क्राउन प्रिंस था, फिर भी अफवाहें थीं कि राजा सक्सेशन लॉ बदलना चाहते हैं। कहा जा रहा था कि वो गद्दी साइरस को देना चाहते हैं, और इसी बात से रानी की दुश्मनी और बढ़ गई थी। राफेलिया के पीछे हटने से पहले ही साइरस अचानक उसके पीछे आ गया। उसने रूखेपन से पूछा कि वहां क्या फुसफुसाया जा रहा है। उन्होंने समझ लिया कि मामला बहुत गंभीर है। फिर उन्होंने सीधे नौकरानियों से कहा कि महल में बेकार की बातों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने का आदेश दे दिया। नौकरानियां रोते हुए भाग गईं। राफेलिया उसकी सख्ती से चौंक गई थी। फिर भी उसने माना कि हालात को देखते हुए उसका रिएक्शन समझ में आता है। बाद में उनका सामना फिर उन्हीं नौकरानियों से हुआ। तब उन्होंने बीच में पड़ने का फैसला किया। उन्होंने उन नौकरानियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने चेतावनी दी कि शाही परिवार के बारे में अफवाहें फैलाना बहुत अपमानजनक है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसने उन्हें याद दिलाया कि कोई नहीं जानता कौन सुन रहा है। उसने ये भी जोर देकर कहा कि उन्हें महल के कर्मचारियों के अनुरूप गरिमा बनाए रखनी चाहिए। माफी मांगने के बाद उसे राहत मिली। उसे लगा कि उन्हें खुद अनुशासन में रखकर उसने शायद उन्हें साइरस की कड़ी सजा से बचा लिया। लेकिन उसकी खुशी जल्द ही शर्मिंदगी में बदल गई। उसे पता चल गया कि साइरस ने उसे पूरी बातचीत के दौरान घबराई हुई हालत में देखा था। उसने टोपी का बहाना बनाया, फिर वो अपने कमरे में चली गई। शाम को उसने अकेले खाना खाया। वो सोचती रही कि उसके गुस्से के बाद से महल का माहौल कितना तनावपूर्ण हो गया था। कुछ देर के लिए उसने चाहा कि कोई ऐसा हो जिससे वो खुलकर बात कर सके, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि वो साइरस को तलाक देकर आखिरकार महल छोड़ने की योजना बना रही है। अपनी स्ट्रैटेजी पर ध्यान रखते हुए उसे एक पुरानी बात याद आई। पिछली जिंदगी में शादी के करीब 1.5 साल बाद उसका किडनैपिंग हुआ था। हालांकि उसे सुरक्षित बचा लिया गया था। इस याद ने उसे एक नया आइडिया दिया। अगर वो भविष्य में होने वाली उस घटना का इस्तेमाल गायब होने का नाटक करने के लिए करे और कई साल तक लापता रहे, तो राज्य का कानून अपने आप उसका तलाक फाइनल कर देगा। साथ ही वो हायरस की हत्या रोकने के लिए दृढ़ रही। उसने लिरामिस्ट नाम की जड़ी बूटी से चाय बनाने का फैसला किया। ये खतरनाक बेलेमिस्ट से जुड़ी हुई थी, लेकिन उससे बहुत कम जहरीली थी। उसका उद्देश्य था कि धीरे धीरे उसकी रेजिस्टेंस बढ़े और उसकी थकान भी कम हो। एक ही बाधा थी। लेरामिस खास तौर पर खामोशी के उस खतरनाक जंगल में पला बढ़ा था। जब उसने उसे इकट्ठा करने की इजाजत मांगी, तो साइरस ने तुरंत मना कर दिया। उसने वजह बताई कि इलाके में राक्षसों के देखे जाने की रिपोर्टें थीं। उसने समझाने की कोशिश की कि ये जड़ी बूटी उसकी सेहत के लिए फायदेमंद होगी। उसने ये भी कहा कि उसने सुना है उसे चाय पसंद है। उसी समय लाल बालों वाले नाइट कमांडर लॉर्ड ओवेन बीच में आए। वो साइरस के बचपन के दोस्त भी थे। उन्होंने मजाक में कहा कि उसे जाने देना चाहिए। साइरस स्टेट काउंसिल की मीटिंग में बिजी थे, इसलिए ये काम ओवेन ने खुद कर दिया। जंगल में उसने पौधों के लिए उसका असली जुनून देखा। तब राफेलिया को एहसास हुआ कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि वो कितना मिलनसार था। उन्हें यह भी दुख के साथ याद आया कि बाद में उनकी मौत एक भयानक महामारी में हो गई थी। वो बीमारी पहले हल्की सर्दी जैसी लगी थी, लेकिन बाद में वो जानलेवा बन गई और उसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। ओवेन ने रास्ता साफ करने के लिए आग का जादू इस्तेमाल किया।
ये देखकर वो चौंकी और फिर वर्तमान में लौट आई। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी काबिलियत कभी करीब से नहीं देखी थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने साइरस को भी कभी अपनी ताकत दिखाते नहीं देखा था। ओवेन ने यूं ही बताया कि साइरस का बचपन बहुत कठिन था। वो श्राप और कैद जैसी हालत में बीता था। इस खुलासे से राफेलिया हैरान रह गई। उसे साइरस का ऐसा पहलू पता चला जिसे वो पहले कभी नहीं जानती थी। ओवेन ने राफेलिया से पूछा कि क्या किसी ने उसे साइरस के मुश्किल अतीत के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उसने तुरंत अपनी बात वापस ले ली। उसने उससे कहा कि वो उसकी कही हुई हर बात भूल जाए। इससे राफेलिया कंफ्यूज और परेशान हो गई। उसके आगे बढ़ने से पहले ही उसे वही लैरामिस जड़ी बूटी दिख गई जिसे वो ढूंढ रही थी। वो खुशी से उसकी ओर दौड़ पड़ी। ओवेन ने उसका रिएक्शन खुशी से देखा। उसने मन ही मन सोचा कि साइरस खुशकिस्मत है क्योंकि उसे इतनी सच्ची पत्नी मिली है। बाद में राफेलिया को रॉयल ग्रीन हाउस में चाय के लिए बुलाया गया। ये उसके लिए एक बड़ा सम्मान था। पिछली जिंदगी में उसे ये मौका कभी नहीं मिला था और तब वो सिर्फ दूर से ही उसकी तारीफ कर सकती थी। सिर्फ अंदर होने से ही वो बहुत खुश थी। उसने साइरस के लिए लिरुमस चाय बनाई। उसका मकसद बेलामिस्ट जहर के खिलाफ उसकी जानलेवा इम्यूनिटी बढ़ाना था। इस बीच साइरस ने मन ही मन एक बात स्वीकार की। उसने ग्रीन हाउस इसलिए चुना था क्योंकि ओवेन ने पौधों के लिए उसके प्यार का जिक्र किया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी खुश होगी। जब राफेलिया ने चाय चखी तो उसे वह ताजगी भरी और आसानी से पीने लायक लगी। तब उसने इसे उसे बचाने की अपनी चुपचाप योजना का पहला सही कदम माना। उनके बीच की चुप्पी देखकर उसने तय किया कि वो अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराएगी। वो अब चुप रहना सही नहीं मानेगी। हिम्मत जुटाकर उन्होंने वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट किए गए वाटर पॉल्यूशन के बारे में पूछा। अपनी पिछली जिंदगी से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने एक अहम बात बताई। माइनिंग के काम से निकलने वाला बिना ट्रीटेड पानी बहकर पानी की सप्लाई तक पहुंच रहा था। इसी वजह से पानी दूषित हो गया था। वो जानती थी कि ये प्रदूषण आगे चलकर एक भयानक महामारी का कारण बनेगा। वही आउटब्रेक था जिसने ओवेन की जान ले ली थी। उसे जितना हो सके रोकने का पक्का इरादा करके उन्होंने पुराने पड़ चुके पानी के सिस्टम पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने पहले से सुधार करने पर भी जोर दिया। साइरस उसकी समझ और पहल देखकर हैरान थे, लेकिन उन्होंने माना कि वो खुद भी इस मुद्दे को लेकर पहले से परेशान थे। उन्होंने माना कि पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने वादा किया कि सुधार की योजना तुरंत आगे बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने माना कि वो अच्छी तरह जानकारी रखती थी। उन्होंने ये भी बताया कि नौकरानी की पिछली गॉसिप पर उसने कितनी शांति से रिएक्ट किया था। राफेलिया ने जवाब दिया कि उसे बिना वेरीफाई की गई अफवाहें फैलाना पसंद नहीं है। तब साइरस ने बताया कि उत्तराधिकार की अफवाहें सच हैं। फिर उसने पूछा कि क्या रानी बनने की बात उसे परेशान करती है। हालांकि वो मन ही मन उसे तलाक देना चाहती थी, फिर भी उसने जवाब दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ देश की खुशहाली चाहती है। उसका जवाब उसे दार्शनिक लगा। वह उन सभी महिलाओं से अलग था जिनसे वो पहले मिल चुका था। कुछ देर के लिए राफेलिया ने सोचा कि शायद सब कुछ अलग हो सकता था। अगर उसने अपनी पिछली जिंदगी में इतनी खुलकर बात की होती तो उनकी शादी शायद अलग तरह से होती। लेकिन लेडी ग्रेस के आते ही शांत माहौल टूट गया। उन्होंने बीच में बोलने के लिए माफी मांगी। फिर उन्होंने साइरस से अकेले में बात करने की अनुमति मांगी। राफेलिया ने देखा कि ग्रेस ग्रीन हाउस में आसानी से घूम रही थी। ये दृश्य उसे उसकी खास जगह की याद दिलाता था। जब साइरस ग्रेस के साथ चला गया तब राफेलिया उन्हें देखती रही। उसने खुद को समझाया दैट वे सच में एक दूसरे के लिए सही हैं। उसके प्लान के मुताबिक आखिरकार वे एक हो जाएंगे। फिर वो एक तरफ हट जाएगी ताकि सभी को खुशी मिल सके। कुछ समय बाद राफेलिया ने खुद को साइरस की गाड़ी में पाया। उसे हैरानी हुई कि पानी के प्रदूषण पर उनके सुझाव की वजह से पश्चिमी इलाके का आधिकारिक निरीक्षण हुआ। जब उसने पूछा कि क्या सच में उसके साथ जाना ठीक होगा, तब उसने उसे भरोसा दिलाया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसे महसूस हुआ कि बोलने से सच में असर पड़ा है। ये सोचकर वो चुपचाप संतुष्ट हो गई। साइरस ने उसे घूर कर देखा और पूछा कि क्यों। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो खुश है। जब वे इंस्पेक्शन शुरू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पहुंचे
तो राफेलिया को पहली बार ऐसा लगा कि उसका काम एक अलग भविष्य बना रहा है। साइरस और राफेलिया ने पश्चिमी जिले में दूषित पानी के सोर्स का सीधा इंस्पेक्शन किया। वहां प्रदूषण की गंभीरता जल्दी ही साफ हो गई। साइरस ने कहा कि नुकसान सिर्फ परेशानी भर नहीं था, इससे लोगों की रोजमर्रा की सेहत, जानवरों और खेतीबाड़ी के उत्पादन तक को खतरा था। लंबे समय के नतीजों को समझते हुए उन्होंने कहा कि तुरंत जवाबी कदम उठाना जरूरी है। स्थानीय अधिकारी ने दिल से धन्यवाद दिया। उसने हैरानी जताई कि सिर्फ एक औपचारिक अनुरोध के बाद भी प्रिंस खुद वहां आए। राफेलिया को यह जानकर शांति मिली। पानी की समस्या का हल होने से उस महामारी का फैलाव और असर काफी कम हो सकता था। वो उस महामारी को अपनी पिछली जिंदगी से याद करती थी। इसके बाद राफेलिया एक लोकल दवा की दुकान पर गई। वहीं पहले किसी ने इलाके की खराब हेल्थ कंडीशन को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने उन्हें एक बहुत दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी दी। उसमें बहुत मजबूत एंटीबैक्टीरियल गुण थे। उन्होंने बताया कि ये अभी तक ज्यादा फैली नहीं है, फिर भी ये असरदार साबित हुई है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे उगाना भी आसान है। दवा बेचने वाली उस कीमती तोहफे को लेने में हिचकिचाई, लेकिन उसने जोर दिया और तैयारी की पूरी जानकारी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई महामारी आती है तो इस उपाय से अनगिनत जानें बचाई जा सकती हैं। जाते समय उसने मन ही मन माना कि उसने विदेश में उस जड़ी बूटी की पॉपुलैरिटी को बढ़ा चढ़ाकर बताया था, लेकिन उसने ये भी सोचा कि अगर इससे लोगों की सुरक्षा होती है तो ये झूठ सही ठहराया जा सकता है। उसे अपने पिता का महत्व और बोटैनिकल स्टडी के लिए उनका जीवन भर का डेडिकेशन याद आया। फिर उसने तय किया कि शादी के बाद वो आखिरी बार रिसर्च में इतनी गहराई से शामिल होगी, ये महसूस करके कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। राफेलिया गाड़ी में वापस आ गई। वो साइरस के तुरंत एक्शन के लिए उसकी शुक्रगुजार थी। अचानक एक जवान लड़का भीड़ को चीरता हुआ साइरस की ओर झपटा। गार्ड्स ने तुरंत उसे रोक लिया, लेकिन बच्चा रोते हुए राजा पर आरोप लगाने लगा। उसने कहा कि उसके परिवार की तकलीफ के लिए भारी टैक्स और ऐशो आराम जिम्मेदार हैं। उसने दावा किया कि उसकी मां ने काम करते करते जान दे दी। उसने ये भी कहा कि उसकी बहन अब बहुत बीमार है। राफेलिया को डर था कि साइरस शायद कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। फिर भी वो लड़के के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने सच्चे मन से माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि शिकायतें सीधे राजा तक पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे सिस्टम को सुधारने की दिशा में काम करेंगे। आसपास के नागरिक और राफेलिया दोनों उसकी दया देखकर दंग रह गए। वापसी के सफर में उसने देखा कि साइरस गुस्से में नहीं था। वो बहुत दुखी लग रहा था। तनावपूर्ण चुप्पी को हल्का करने के लिए उसने लड़के की हिम्मत पर टिप्पणी की, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी बात पर पछतावा हुआ। उसे हैरानी हुई जब साइरस ने बताया कि उसने कम उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था। उसने ये भी कहा कि वो उस लड़के का दर्द समझता है। राफेलिया को याद आया कि उसकी बायोलॉजिकल मां की मौत बीमारी से हुई थी। इस याद ने उसके पहले के शांत स्वभाव को एक नई रोशनी में दिखाया। उसने देखा कि उसके बालों में रेत अटकी हुई है। ये देखते ही उसने उसे झाड़ने के लिए हाथ बढ़ा दिया। वो चौंक गई और उसने उसकी कलाई पकड़ ली। कुछ पल के लिए उनकी आंखें बहुत करीब आ गईं। शर्मिंदा होकर उसने जल्दी से अपनी बात समझाई। फिर वे अपनी सीटों पर लौट गए। जैसे ही वे वापस गाड़ी में बैठे, साइरस ने शांत स्वर में उसे याद दिलाया कि ये उनकी साप्ताहिक अपीयरेंस की रात है। फिर उसने उसे अपने बेडरूम में आने के लिए कहा। राफेलिया घबरा गई और कुछ बोल नहीं पाई। बाद में वे एक ही बिस्तर पर साथ लेट गए। वे अपनी तयशुदा शादी की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन उनके बीच एक शांत और नियंत्रित दूरी बनी रही। राफेलिया साइरस के पास जागी हुई लेटी थी। वो उस पल की जानी पहचानी अनुभूति से हैरान थी। एक बार फिर वे बस अगल-बगल सो रहे हैं। कोई अपनापन नहीं है। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा है। बार-बार वही बात दोहराने से वो परेशान हो गई। इससे भी बुरी बात ये थी कि वो अपनी गर्म पानी की बोतल भूल गई थी। ठंड उसे बहुत चुभ रही थी। वो हमेशा से कम तापमान के प्रति सेंसिटिव रही है। उसकी बेचैनी महसूस करके साइरस ने धीरे से पूछा कि क्या उसे नींद नहीं आ रही है। वो पहले इससे इनकार करती है, फिर ठंड पर टिप्पणी करती है।
साइरस मानता है कि उसने ये बात नोटिस की थी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसे नेचुरली गर्मी लगती है। उस गर्मजोशी से भरकर राफिलिया ने बिना सोचे समझे उससे उधार मांगा। थोड़ी देर शर्म से रुकी रहने के बाद वो पास आई। फिर उसने अपने बर्फ जैसे ठंडे पैर उसके पैरों से सटा दिए। उसके शरीर की गर्मी उसे किसी भी गर्म बोतल से कहीं ज्यादा आराम देती थी। घबराहट के बावजूद साइरस ने नरमी से कहा कि वो जैसा चाहे वैसा करे। राफिलिया आराम करती है और खुलकर बताती है कि उसे कितना सुकून मिल रहा है। फिर वो चुपचाप उसका शुक्रिया अदा करती है। उसने उसे उसी दिन पहले इंस्पेक्शन पर साथ जाने की इजाजत दी थी। हालात को अपनी आंखों से देखना उसके लिए बहुत अच्छा अनुभव था। साइरस ने जवाब दिया कि उन्हें भी इस क्रेडिट्स विजिट से फायदा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब उसके सुझाव की वजह से मुमकिन हो पाया। उनकी बातचीत गंभीर हो गई। फिर राफेलिया ने वाटरवर्क्स के अनसुलझे मुद्दे को उठाया। मेयर ने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन वह साइरस तक नहीं पहुंची। वह सिर्फ मिनिस्टर तक पहुंची। हालांकि उन्हें इस समस्या की जानकारी थी, फिर भी वे मानते हैं कि उन्हें साइट का निरीक्षण पहले ही कर लेना चाहिए था। राफेलिया का मानना है कि अधिकारियों को हालात अपनी आंखों से देखने चाहिए। उन्हें सिर्फ डेस्क के पीछे बैठकर शासन नहीं करना चाहिए। उन्हें सीधे नागरिकों की बात भी सुननी चाहिए। उनकी आलोचना सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं थी। वो नेशनल गवर्नेंस के बड़े स्ट्रक्चर पर भी सवाल उठा रही थी। गरीबी, बजट के फैसले और पब्लिक के कामों को असलियत से दूर रखा जाता है। उन्हें बिना सोचे समझे हैंडल किया जाता है। अगर दुख को नजरअंदाज किया जाए तो राजा के अच्छे इरादे भी मुसीबत नहीं रोक सकते। ऐसी अनदेखी आखिर में अशांति फैला सकती है। इससे राजगद्दी तक को खतरा हो सकता है। वो साइरस की मेहनत को मानती है। वो उनके इलाके के इंस्पेक्शन और राजा व मंत्रियों से की गई उनकी पर्सनल अपील को भी स्वीकार करती है। लेकिन वो दुख जताती है कि आखिरी फैसले शाही जोड़े के आसपास मौजूद आवाजों से तय होते हैं। वो मानती है कि ये फ्रस्ट्रेशन अब बर्दाश्त से बाहर है। जब वो सोने जाती है, तब साइरस उसे सोच में डूबा हुआ देखता है। उसे एहसास होता है कि वो उसकी कोशिशों को बहुत ध्यान से देख रही है। वो जितना समझता था, उससे कहीं ज्यादा। पहले हर्बल चाय देने का उनका इशारा अब समझ में आता है। वो उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। उसने उसके बालों को धीरे से छुआ। तभी उसे महसूस हुआ कि वो उस औरत से बिल्कुल अलग है, जिससे वो शादी से पहले मिला था। अगली सुबह राफेलिया बगीचे का सुंदर नजारा देख रही थी। तभी एक शोरगुल ने उसकी शांति तोड़ दी। उसे पता चलता है कि रानी लीडिया नाम की एक नौकरानी को डांट रही है। वजह सिर्फ इतनी है कि उसने नारंगी फूलों की जगह सिंदूरी फूल रख दिए थे। लीडिया ने बहुत माफी मांगी, लेकिन रानी नहीं मानी। उसने गुस्से में उसे निकाल दिया और महल छोड़ने का आदेश दे दिया। रैफिलिया ने आदर से बीच में बात रखी। उसने बताया कि ये फूल बहुत कम मिलते हैं। ताजा तोड़ने पर ये नारंगी दिखते हैं, लेकिन समय के साथ गहरे लाल हो जाते हैं। शायद वे सही थे। रानी ने उसे रूखेपन से कहा था कि वो दखल न दे। जैसे ही लीडिया कांपी, राफिलिया ने देख लिया कि नौकरानी से लॉकेट गिर गया है। अंदर पश्चिमी जिले के एक लड़के की तस्वीर थी। राफिलिया उससे पहले भी मिल चुकी थी। राफिलिया को यकीन हो गया कि लीडिया उसकी बड़ी बहन होगी। उसे लगा कि लीडिया महल में उसी का साथ देने के लिए काम करने आई थी। ये सोचकर राफिलिया का इरादा और मजबूत हो गया। वो रानी से लीडिया को अपनी लेडी के रूप में रखने की इजाजत मांगती है। वो ये भी बताती है दैट उसे पहले ही 2 अटेंडेंट दिए जा चुके हैं। फिर भी उसके हिसाब से एक ही काफी होगी, क्योंकि वो अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं चाहती। रानी ने बेरुखी से कहा कि वो जो चाहे करे। फिर वो चली गई। अब लीडिया की किस्मत राफिलिया के हाथ में थी। राफिलिया ने लीडिया से प्यार से कहा कि उसे वे विवादित फूल बहुत पसंद हैं। उसने लीडिया से उन्हें अपने कमरे में दिखाने के लिए कहा। तारीफ के इस छोटे से इशारे से लीडिया की आंखों में आंसू आ गए। नफरत के बजाय दया दिखाने पर उसके भीतर गहरा आभार उमड़ पड़ा। बाद में राफिलिया अपने कमरे में पढ़ रही थी। तभी लीडिया ने हिम्मत करके पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों की। राफिलिया ने साफ कहा कि एक रानी भी गलत काम कर सकती है। उसने ये भी कहा कि उसे निकालना पूरी तरह गलत था। लीडिया ने माना कि वो राफिलिया को दूर रहने वाली और शर्मीली अमीर औरत समझती थी,
लेकिन राफेलिया की साफगोई ने उसे हैरान कर दिया। चुपचाप सोचते हुए राफेलिया को एहसास होता है कि लिडिया का वो आरोप कभी सच नहीं था। उसमें गर्मजोशी की कमी बताई गई थी, लेकिन वो गलत था। नौकरानी की ईमानदारी और उसकी कमजोरी उसके दिल के गहरे प्यार को दिखाती थी। हिम्मत जुटाकर लिडिया ने अपना अतीत बताया। पश्चिम के एक गांव में उसकी मां की मौत हो गई थी। उसके बाद वो अपने छोटे भाई का पेट पालने के लिए महल में काम करने आई थी। उस नुकसान के बाद से वो मानती थी कि वो ठीक से मुस्कुरा नहीं पाती। राफिलिया का पुराना शक अब पक्का हो गया। लीडिया सच में वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के एक लड़के की बहन है। राफिलिया उसका हाथ पकड़ती है, फिर वो उसे शांति से दिलासा देती है। वो मानती है कि उसने बहुत मुश्किलें झेली होंगी। फिर लीडिया और पास झुकी। उसने गंभीर चेतावनी दी कि राफिलिया को रानी एडिलेड से बहुत सावधान रहना होगा। उत्तराधिकार के विवाद की वजह से रानी अक्सर साइरस और राफेलिया दोनों के बारे में बुरा भला कहती रही है। मतलब साफ था, अपने बेटे प्रिंस इलियट के लिए गद्दी सुरक्षित करने में साइरस उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। ये एहसास राफेलिया को बेचैन कर देता है। उसे लगता है कि अगर वो यहाँ टिकी रहती तो वो उत्तराधिकार के और करीब पहुंच जाती। इस संभावना को पहले ही खारिज किया जा चुका था। फिर भी रानी की दुश्मनी अब दरबार की छोटी मोटी राजनीति से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसकी पिछली जिंदगी के सायों से एक डरावना ख्याल उभरकर सामने आया। उसके मन में एक भयानक शक उठा। क्या रानी ने खुद साइरस को जहर दिया था? अगर योजना साइरस को खत्म करने, राफिलिया को दोषी ठहराने और उसे मरवा देने की थी, तो उसकी पिछली जिंदगी की वो दुखद घटना कोई हादसा नहीं थी। एक एक करके पहेली के टुकड़े जुड़ने लगते हैं। बुराई, अफवाहें और नतीजे सब एक दूसरे से जुड़े हुए दिखने लगते हैं। राफिलिया हर्बल चाय की ट्रे लेकर साइरस के ऑफिस पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला देखकर वो अंदर झांकती है। वो उसे अपनी डेस्क पर सोता हुआ देखती है। कागजों के बड़े ढेर के बीच उसका सिर उसके हाथ पर टिका हुआ है। उसका शांत चेहरा उसका दिल नरम कर देता है। उसे न जगाने का फैसला करके वो रुक गई। वो सोचने लगी कि उसे सच में अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। फिर उसने एक नोट छोड़कर जाने का फैसला किया। पेन उठाकर उसने एक छोटा सा मैसेज लिखा। उसने उसमें उसकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही उससे चाय पीने और अपना ख्याल रखने की रिक्वेस्ट की। उसने उस पर साइन किया, रफी। जैसे ही उसने नोट नीचे रखा, उसकी नजर डेस्क पर फैले डॉक्यूमेंट्स पर गई। वो वेस्टर्न वाटरवर्क्स में सुधार के लिए डिटेल्ड प्लान को मंजूरी देती है। वो गरीब लोगों की मदद के लिए फाइनेंशियल सुधारों को भी मानती हैं। ऑन-साइट इंस्पेक्शन के प्रस्ताव भी उन्हें स्वीकार हैं। पेपर्स से ये पुष्टि होती है कि साइरस देश के लिए सुधारों को गंभीरता से व्यवस्थित कर रहे हैं। वो वही सुधार थे जिन पर पहले चर्चा हुई थी। फिर भी उसका इतना ज्यादा काम करना उसकी चिंता बढ़ा देता है। उसे लगता है कि वो खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। साइरस ने उसे अचानक जगा दिया। उसने देखा कि वो उसकी डेस्क पर झुकी हुई थी। उसकी मौजूदगी से वो चौंक गया। उसने माफी मांगी और बताया कि वो सिर्फ चाय रखने आई थी। वो थका हुआ लग रहा था। उसने हल्की खांसी के साथ उसकी माफी स्वीकार कर ली। इस मौके का फायदा उठाकर शर्मीली राफिलिया ने उनके काम में मदद करने की पेशकश की। उसने बताया कि उसे अपने फैमिली एस्टेट में अकाउंट्स मैनेज करने का अनुभव है। उसके ठीक से जवाब देने से पहले ही लॉर्ड ओवेन बिना खटखटाए अंदर आ गया। उसने कहा कि वो भी घूमने आया है। वो खुशी खुशी राफिलिया को हाल की आउटिंग के लिए धन्यवाद देता है। मजाक में वो उसे डेट भी कहता है। साइरस शांति से चाय पीते रहे। उन्होंने ठंडी और खामोश नजरों से जवाब दिया। वो बिना डरे राफिलिया से आसान क्लर्क वाले कामों में मदद मांगती है। साइरस ने शुरुआत में मना कर दिया। उसने जोर देकर कहा कि वो अकेले ही सब मैनेज कर सकता है, लेकिन उसने भी साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो बोर हो गई है और काम आना चाहती है। ओवेन साइरस की जिद पर हंसी। फिर उसने उसे कम से कम एक काम देने के लिए मना लिया। बिना मन के साइरस ने उसे नाइट ऑर्डर के ब्लैक फॉरेस्ट अभियान की रिपोर्टों का एक बक्सा थमा दिया। फंड कम है, इसलिए उन्हें खर्चों को फिर से ऑर्गेनाइज करना होगा और बजट में बदलाव करना होगा। काम आमतौर पर ओवेन ही संभालता है। रेफिलिया सोफे पर बैठते ही अबाकस से कैलकुलेशन शुरू कर देती है। उसकी रिदमिक क्लिक की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। सिर्फ 1 घंटे में उसने बताया कि उसका काम पूरा हो गया है।
दोनों आदमी हैरान रह गए। उसने यूनिट और स्क्वाड की तारीखों और मकसद के हिसाब से एक अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड ब्रेकडाउन पेश किया। उसने आगे की रिपोर्टिंग को आसान बनाने के लिए एक दोबारा इस्तेमाल होने वाला टेम्पलेट भी बनाया। उन्होंने कई कमियां गिनाई। इनमें मेडिकल सप्लाई की मात्रा का गायब होना शामिल था। आर्चर यूनिट की रिक्विजिशन पर रेस्टोरेंट का संदिग्ध स्टैम्प भी उनमें शामिल था। ओवेन बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑर्डर के भीतर की गड़बड़ियों का पता लगा लिया है। साइरस ने उसे दिल से धन्यवाद दिया। फिर उसने उससे आगे भी मदद करते रहने को कहा। वो खुशी खुशी मान गई। ओवेन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन साइरस ने उसे सहजता से अलग किया और वापस काम पर भेज दिया। अकेले में उसने राफिलिया से कहा कि वो अगले दिन से उसके लिए और असाइनमेंट तैयार करेगा। जब वो जाने के लिए उठी, उसने उसे याद दिलाया कि आज उनका साथ सोने का तय दिन है। घबराई हुई होने के बावजूद वो शांत रही। फिर वो उस रात बाद में आने के लिए मान गई। उसके जाने के बाद साइरस वहीं बैठा रहा। वो उसके छोड़े हुए नोट को ध्यान से देखता रहा। उस शाम वे मोमबत्ती की धीमी रोशनी में एक साथ लेटे थे। साइरस ने पूछा कि क्या उसके पैर ठंडे हैं, लेकिन उसने कहा कि वो ठीक है। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वो कांप रहा है। जब उसने उसे छुआ तो वो चौंक गई। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बहुत ठंडा था। साइरस ने माना कि फायरप्लेस की मरम्मत चल रही थी। उसने ये भी कहा कि नहाने के बाद शायद उन्हें ठंड लग गई होगी। उसे कांपते देखकर राफिलिया ने गहरी चिंता से उसकी ओर देखा। राफिलिया जाग रही थी और साइरस के पास लेटी थी। उसके शरीर की अजीब ठंडक से वो घबरा गई थी। जब वो कांप रहा था, तब वो बेबस होकर सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। साइरस ने धीरे से माफी मांगी और उसे घूमने के लिए कहा। जब वो घूम गई, तो उसने उसे पीछे से कसकर अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने धीमे स्वर में कहा कि उसे गर्मी लग रही है। ये इशारा उसे परेशान कर देता है। ये पिछली रात जैसा बिल्कुल नहीं था। उस रात सिर्फ उसके पैर ठंडे थे। अब उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। उसे डर होने लगा कि कहीं वो बीमार तो नहीं है। साइरस ने कहा कि अगर वे ऐसे ही रहे तो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बिना किसी चेतावनी के उसे अचानक दर्द होने लगा। राफिलिया ने मुड़कर देखा। वो अपना कंधा पकड़े हुए था। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। जैसे ही उसकी शर्ट खिसकी, उसे उसकी स्किन पर एक अजीब निशान दिखा। वो निशान नीले और बैंगनी रंग में चमक रहा था। ऐसा निशान उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे घबराहट होने लगी। उसने पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन साइरस पसीने से भीगा हुआ था और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। फिर भी उसने इसे सामान्य बात कहकर टाल दिया और उसे जाने का आदेश दिया। वो मना कर देती है। वो कहती है कि जब वो लगातार ज्यादा काम करता है, तब वो उसे छोड़ नहीं सकती। वो उससे दूसरों पर भरोसा करने की गुजारिश करती है। फिर वो कोर्ट के डॉक्टर को बुलाने जाती है, लेकिन वो उसे सख्ती से रोक देता है। कमरे में एक जोरदार आवाज गूंजी। उसे सुनकर एक सहायक दरवाजे तक आ गया। जैसे ही असिस्टेंट अंदर आता है, साइरस जबरदस्ती सीधा खड़ा हो जाता है। वो शांत दिखता है, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो राफिलिया को सख्त हिदायत देता है कि डॉक्टर को न बुलाया जाए। वो कहता है कि ये सिर्फ थकान है। असिस्टेंट ने भी इस बात का समर्थन किया। उसने राफिलिया से अपने कमरे में लौटने की रिक्वेस्ट की। उसने उसे भरोसा दिलाया कि यही साइरस की इच्छा है। वो घबराकर मान गई, लेकिन अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए उसके विचार बदलने लगे। उसने उसे कभी ऐसी हालत में नहीं देखा था। अपनी पहली जिंदगी में वे सिर्फ 2 बार एक ही बिस्तर पर सोए थे। उसके बाद उसने उसे फिर कभी ना आने के लिए कह दिया था। इस टाइमलाइन में ये तीसरी बार था, लेकिन उसे इस घटना की कोई याद नहीं थी। उसके बदले हुए कामों ने घटनाओं का रुख जरूर बदल दिया होगा। शायद इसी वजह से वो एक अनजान जगह पर आ गई होगी। उसकी चिंता और बढ़ जाती है। सिर्फ थकावट से उस दौरे या चमकदार चोट की वजह नहीं समझी जा सकती। राफिलिया के मन में सवाल उठा कि क्या साइरस को कोई पुरानी बीमारी है। उसी समय वो एक कोने पर मुड़ी। वहां उसे लेडी ग्रेस मिली, जो देर रात महल में तेजी से जा रही थी। थोड़ी देर अभिवादन करने के बाद ग्रेस आगे बढ़ गई। राफिलिया समझ गई कि ग्रेस को जरूर बुलाया गया होगा। शायद वही वो इंसान है
जिस पर साइरस कमजोरी के पलों में भरोसा करता है। शायद वही उसके राज जानती है। ये एहसास उसे चुभा। फिर भी राफिलिया ने खुद से कहा कि ये राहत की बात है। कम से कम उसके पास कोई ऐसा है जिस पर वो भरोसा कर सकती है। अगली सुबह राफिलिया उससे मिलने का पक्का इरादा करके उसके कमरे में गई। उसके साथ लीडिया भी थी। मालकिन के मना करने के बावजूद लीडिया फलों की एक भारी टोकरी उठाए हुए थी। लीडिया ने जोर देकर कहा कि राफिलिया पर कोई बोझ न डालना उसका फाराजा है। उसे उम्मीद थी कि रिफ्रेशमेंट से साइरस को ठीक होने में मदद मिलेगी। दरवाजे पर उनकी मुलाकात लेडी ग्रेस से हुई। वो ग्रेस चैम्बर से बाहर निकल रही थी। उसने राफिलिया का प्यार से स्वागत किया। फिर उसने बताया कि साइरस अंदर है। जैसे ही ग्रेस सुनने की दूरी से बाहर गई, लिडिया का धैर्य टूट गया। उसे शादी से पहले फैली अफवाहें याद आ गईं। वो इस बात पर गुस्सा हो गई कि राफिलिया के उसकी कानूनी पत्नी बनने के बाद भी ऐसी गलत हरकतें जारी थीं। लिडिया अपनी मालकिन की ओर से गुस्से से कांप रही थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि राफिलिया की सही जगह को खुलेआम नजरअंदाज किया जा रहा है। राफिलिया ने लिडिया को उसकी वफादारी और दयालुता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उसने ये भी देखा कि उसकी नौकरानी अब भी लेडी ग्रेस से खुलेआम नाराज थी। लिडिया ने जोर देकर कहा कि ग्रेस एक संत के रूप में कितनी भी प्यारी क्यों न हो, राफिलिया कानूनी पत्नी थी, इसलिए उन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉर्ड साइरस को पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रेस ने अपनी हद पार कर दी थी। राफिलिया ने चुपचाप माना कि ऐसे शब्द कभी उसे सुकून दे सकते थे, क्योंकि शुरुआत में हर छोटी बात उसे बहुत गहरा दुख देती थी। अपनी ड्रेस को पकड़कर उसने खुद को संभाला। उसने खुद को याद दिलाया कि इस समय सबसे जरूरी काम अपने प्लान को ध्यान से पूरा करना है। उन्होंने शांति से तलाक लेने का पक्का इरादा कर लिया था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो और साइरस ग्रेस दोनों बिना किसी परेशानी के अपनी अपनी खुशी जी सकें। उनकी बातचीत तब रुक गई जब साइरस दरवाजे पर पीले और थके हुए दिखाई दिए। राफिलिया और लीडिया ने उनसे प्यार से मुलाकात की। उन्होंने उनकी सेहत के बारे में पूछा और उन्हें फलों की एक बड़ी टोकरी दी। साइरस ने उस इशारे को ठंडे दिमाग से ठुकरा दिया। उसने उनसे कहा कि वे उसे खुद ही खा लें। फिर उसने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए महल छोड़कर जा रहा है। जैसे ही वो मुड़ा, वो अचानक लड़खड़ा गया। राफिलिया ने उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने गुस्से में प्रतिक्रिया दी और उस पर चिल्लाया कि वो उसे हाथ न लगाए। वो सदमे में जम गई। उसने खुद को दरवाजे के फ्रेम से टिका लिया, फिर दर्द से अपनी छाती पकड़ ली। बाद में राफिलिया ने एक ऊंची खिड़की से देखा। साइरस और लेडी ग्रेस साथ में गाड़ी में चढ़ रहे थे। उन्हें हाथ पकड़े देखकर उसके भीतर एक शांत दर्द उठा। लीडिया उसके पास खड़ी थी। ग्रेस को इस बात पर बहुत गुस्सा था कि उसे इतना करीब आने दिया गया। उधर राफिलिया को बेरहमी से दूर धकेल दिया गया था। राफिलिया ने अपनी नौकरानी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन वो समझ गई थी कि बीमार पड़ने के बाद से साइरस का रवैया बहुत बदल गया था। उसे साफ लग रहा था कि वो जानबूझकर खुद को उससे दूर कर रहा था। हालांकि उसने कहा कि वो ठीक होने के लिए जा रहा था, फिर भी राफिलिया उस सीक्रेट ट्रस्ट की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकी। फिर भी उसे लगा कि वो उसके ऐसे चले जाने की आदी हो गई है। साइरस और ग्रेस अक्सर महल से दूर साथ समय बिताते थे। उसने सोचा कि शायद वे अपने अकेलेपन के पलों को संजो कर रखना चाहते थे, खासकर ऐसे मुश्किल समय में। उसने अपने दिल की रक्षा करने का पक्का इरादा कर लिया। उसने तय किया कि रिजेक्शन अब उसे और दुख नहीं देगा। इसके बजाय राफेलिया ने खुद को साइरस के दिए हुए कागजों के ढेर को पूरा करने में लगा दिया। कई दिनों बाद लीडिया ने उसे बताया कि साइरस वापस आ जाएगा। फाइनल डॉक्यूमेंट पूरा होने के तुरंत बाद राफेलिया खुश हो गई। उसने उसके लिए हर्बल चाय बनाने का फैसला किया। उसे लगा कि वो थक गया होगा। लीडिया ने एक बार फिर दुख जताया। उसने कहा कि कोई भी पत्नी राफेलिया जितनी समर्पित नहीं हो सकती। उसने ये भी पूछा कि साइरस उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकता है। राफेलिया ने उस तारीफ को हल्के में लिया, लेकिन उसे याद था कि अब दूसरी जरूरी तैयारियां शुरू करने का समय भी आ गया है। यही तैयारियां उसे उसके बड़े प्लान से जोड़ती थीं। जब साइरस अपने ऑफिस लौटे तो वो हैरान रह गए।
सारा पेपर वर्क सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरा हो गया था। डॉक्यूमेंट्स में उन्हें राफिलिया की लिखावट में एक नोट मिला। उसमें उनका घर लौटने पर स्वागत किया गया था। साथ ही प्यार से उनसे अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देने की रिक्वेस्ट की गई थी। वो चुपचाप खड़ा रहा। वो मैसेज को ऐसे घूरता रहा जैसे उसे पढ़ा ही ना जा सकता हो। इसके तुरंत बाद उसने राफिलिया को ढूंढा, लेकिन उसका कमरा खाली मिला। उसे पता नहीं था कि लीडिया उसे पीले रंग का शानदार गाउन पहना रही है। उसके साथ एक जड़ाऊ चोकर भी लगाया जा रहा है। राफिलिया को यह ड्रेस बहुत ज्यादा लगी, लेकिन लीडिया ने जोर देकर कहा कि वो सिर्फ उसकी नेचुरल सुंदरता को उभार रही थी। जब राफिलिया हॉलवे में साइरस से मिली, तब उसने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। फिर उसने शांति से उसका हालचाल पूछा। बाद में वे क्वीन एडिलेड की होस्ट की हुई गार्डन टी पार्टी में शामिल हुए। रानी ने इकट्ठा हुई खास महिलाओं का स्वागत किया। उसने बताया कि उन्हें बहुत खास मिठाइयां मिली हैं। इससे वहां मौजूद महिलाओं में उत्साह बढ़ गया। उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल राफिलिया का औपचारिक परिचय कराने के लिए भी किया। उन्होंने उसे राजकुमार साइरस की दूसरी पत्नी के रूप में पेश किया। शांत स्वभाव के साथ राफिलिया ने अपना परिचय दिया। उसने साथ में प्यार से रहने की अपनी पुरानी उम्मीद भी जाहिर की। मेहमानों ने उनकी खूबसूरती की तारीफ की। वहीं रानी ने इवेंट के लिए तैयार की गई खास मिठाइयों की ओर सबका ध्यान खींचा। रानी एडिलेड ने चाय पर मौजूद अमीर महिलाओं से बात की। उन्होंने बताया कि मिठाई खास तौर पर डची ऑफ लूजर्न से मंगवाई गई थी। उसे एक अनोखी लग्जरी के रूप में पेश किया गया था। जैसे ही राफिलिया ने चाय की चुस्की ली, उसे पुरानी यादों का गहरा एहसास हुआ। माहौल, बातचीत और यहां तक कि हल्का सा तनाव भी वैसा ही था। सब कुछ उसकी पिछली जिंदगी जैसा लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार लीडिया हमेशा उसके साथ थी। जब औरतें अपनी छोटी मोटी बीमारियों की बात कर रही थी, तब राफिलिया मन ही मन सही हर्बल इलाज पहचान रही थी। वे नींद न आने और लगातार खुजली जैसी समस्याओं पर बात कर रही थी। राफिलिया ने सोचा कि सेज ग्रास टी अनिद्रा को कम कर सकती है। उसने ये भी सोचा कि रियोनेस का पेड़ का रस इरिटेटेड स्किन को आराम दे सकता है, लेकिन उसने चुप रहने का पक्का फैसला किया। पिछली जिंदगी में उसने पौधों के बारे में अपनी जानकारी बता दी थी। इसी वजह से रानी ने उसे पौधों की एक्सपर्ट कहा था। उस पर एक लेबल लगा दिया गया। बाद में उसी लेबल को तोड़म-मरोड़ कर उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से उसे समाज में अलग-थलग कर दिया गया। उस दर्दनाक सबक को याद करके उसने मदद करने के बजाय सावधानी बरतना चुना। रानी ने जल्द ही देखा कि चाय ठंडी हो गई थी। उसने उसे गर्म करने के लिए एक जादुई गोले का इस्तेमाल किया। यह देखकर मेहमानों ने उसकी तारीफ की और उसका शुक्रिया अदा किया। फिर उसने सुझाव दिया कि अब सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं, इसलिए उन्हें बारी बारी से अपनी शानदार काबिलियत दिखानी चाहिए। राफिलिया ने तुरंत पहचान लिया कि ये उसी तमाशे की शुरुआत है। यही तमाशा कभी उसकी बेइज्जती का कारण बना था। एक एक करके अमीर औरतों ने अपनी जादुई प्रतिभा दिखाई। किसी ने चीनी के टुकड़ों को हवा में उड़ाया, किसी ने फूलों की नाजुक सजावट बनाई। सबने शानदार करतब दिखाए। रानी ने हर परफॉर्मेंस की दिल से तारीफ की। फिर उसने राफिलिया पर ध्यान दिया। उसने उसे भी सबका मनोरंजन करने के लिए बुलाया। उसकी पिछली नाकामी की यादें फिर से ताजा हो गईं। पहले उसे कोई खास काबिलियत न होने के कारण माफी मांगने पर मजबूर किया गया था। इससे अमीर लोगों के बीच गॉसिप फैल गई थी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। वे कहते थे कि उसके पास कोई काबिलियत नहीं है और वो राजघराने में शादी के लायक नहीं है। रानी ने भी चुपके से इस कहानी को बढ़ावा दिया था। उसका मकसद राफिलिया और साइरस दोनों की हैसियत कम करना था। लेकिन इस बार राफिलिया तैयार थी। उसने लीडिया को इशारा किया। लीडिया ने एक बड़ा केस आगे बढ़ाया और उसमें से उसने एक वायलिन निकाला, जो उसके पिता से विरासत में मिला एक अनोखा विदेशी इंस्ट्रूमेंट था। उन्होंने बताया कि वो बचपन से ही इसकी प्रैक्टिस करती आ रही हैं। फिर उन्होंने परफॉर्म करने की इजाजत मांगी। जैसे ही उसने खेलना शुरू किया, बगीचा शांत हो गया। वायलिन की धुन बेहद सुंदर और दिल को छू लेने वाली थी। मेहमानों ने ऐसी धुन पहले कभी नहीं सुनी थी। कुलीन महिलाएं साफ तौर पर मोहित थीं। कुछ तो रोने के करीब थीं। जब उनकी बात खत्म हुई, तो तालियां बजीं और उनकी तारीफ हुई। मेहमानों ने उनकी सराहना की और शुक्रिया कहा। तभी रानी का शांत स्वभाव डगमगा गया।
हालांकि उसने मुस्कान बनाए रखी, लेकिन वो अपना पंखा और चाय का कप कसकर पकड़े रही। उसकी निराशा मुश्किल से छिप रही थी। एक महिला उस पर बहुत प्रभावित हुई। उसने धन्यवाद के रूप में रैफिलिया को महंगी वाइन का एक बॉक्स दिया। उसने सुझाव दिया कि वो इसे किसी खास मौके पर लॉर्ड साइरस के साथ खोले। राफिलिया ने खुशी खुशी ये बात मान ली। उसने मेहमानों को पोर्ट तक छोड़ने का ऑफर भी दिया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, रानी ने चुपके से जादू कर दिया। उसी जादू से एक कांटेदार बेल ने उसे ठोकर मार दी। राफिलिया चौंक कर चीख पड़ी और गिर गई। लीडिया दौड़कर उसके पास पहुंची। राफिलिया ने दर्द से चेहरा सिकोड़ते हुए बताया कि उसका टखना मुड़ गया है। उसी समय लॉर्ड ओवेन वहां आए। हंगामे से वो घबरा गए थे। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था। तब लीडिया ने उन्हें बताया कि राफिलिया घायल हो गई थी। लॉर्ड ओवेन ने तुरंत राफिलिया को अपनी बाहों में उठा लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। हालांकि उसने कहा कि वो ठीक है और ओवेन के अटेंशन से शर्मिंदा है। फिर भी उसने उसकी झिझक को नजरअंदाज किया। उसने उसे रुकने के लिए कहा। जब वो उसे महल के गलियारों से ले जा रहा था, तभी अचानक उनकी मुलाकात लॉर्ड साइरस से हो गई। राफिलिया इस बात से डर गई कि वो उसे इतनी खराब हालत में देख रहा था। जवाब मांगते ही साइरस का चेहरा उदास हो गया। ओवेन ने बताया कि रैफिलिया के पैर में चोट लगी है, लेकिन साइरस ने उसे बीच में ही रोक दिया और पूछा कि उसे ले जाने वाला ओवेन ही क्यों है। ओवेन ने बताया कि जब वो गिरी थी, तब वहां सिर्फ औरतें थीं। इस वजह से उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। फिर भी साइरस ने रूखेपन से कहा कि उसकी जगह वो उसे ले जाएगा। किसी के जवाब देने से पहले ही साइरस ने रैफिलिया को फायरमैन की तरह अपने कंधे पर उठा लिया। फिर वो तेजी से वहां से चला गया। साथ ही उसने एक अटेंडेंट को आदेश दिया कि कोर्ट डॉक्टर को उसके कमरे में बुलाया जाए। ओवेन और लीडिया राजकुमार के अचानक और जबरदस्ती भरे व्यवहार से हैरान रह गए। जब साइरस उसे ले जा रहा था, तब राफिलिया ने जोर देकर कहा कि वो खुद चल सकती है, लेकिन वो नहीं रुका। उन्होंने बताया कि अब उसका विरोध ओवेन के साथ उसके व्यवहार से बहुत अलग है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि साइरस उसका पति है। उन्होंने कहा कि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। जब उसने समझाने की कोशिश की, तब उसने और जोर देकर पूछा। वो जानना चाहता था कि क्या ओवेन सच में उसके लिए बेहतर है। राफिलिया ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। कमरे में आने के बाद साइरस ने उसे नीचे उतारा, लेकिन फिर उसने उस पर आरोप लगाया कि उसे अपनी पत्नी होने का भी एहसास नहीं है। उसने कहा कि ओवेन सिर्फ एक अर्जेंट सिचुएशन में उसकी मदद कर रहा था। लेकिन साइरस ने जवाब दिया कि इतनी फिजिकल नजदीकी की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पजेसिव लहजे ने राफिलिया को कंफ्यूज कर दिया। लेडी ग्रेस के साथ उसके खुले रिश्ते को देखते हुए ये और भी अजीब लगा। उसने उसे उसकी पुरानी बात याद दिलाई। उसने कहा था कि उनकी शादी सिर्फ नाम की है। उसने ये भी कहा था कि वो उसे हाथ न लगाए। घबराए हुए साइरस ने कहा कि पब्लिक में दिखना मायने रखता है। उन्होंने कहा कि उसे किसी दूसरे आदमी को सबके सामने खुद को छूने नहीं देना चाहिए। राफिलिया ने इस दिखावे पर सवाल उठाया। उसने पूछा कि क्या ये दिखावा उसके नुकसान से भी बड़ा है। उसने ये भी पूछा कि क्या कोई भी बात सिर्फ इसलिए जायज हो जाती है क्योंकि वो प्राइवेट में हुई है। उसकी चिड़ी हुई चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। तभी अचानक साइरस ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे बिस्तर पर दबा दिया। वह उसके ऊपर कुछ इंच की दूरी पर मंडरा रहा था। उसकी गहरी नजरें राफिलिया को अपनी ओर खींच रही थीं। ये देखकर राफिलिया हाँफने लगी। उसने उलझन भरे चेहरे के साथ उसका नाम धीरे से लिया। ये सुनते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। दरवाजे पर हुई दस्तक ने जोश से भरा वो पल तोड़ दिया। लीडिया और ओवेन कोर्ट के डॉक्टर डॉर मॉरिस के साथ अंदर आए। रैफिलिया घबराहट और अजीब बेचैनी के साथ जल्दी से उठकर बैठ गई। लीडिया ने हमेशा की तरह उसका बचाव किया। उसने राजकुमार से प्यार से, लेकिन दृढ़ता के साथ कहा कि वो घायल रैफिलिया के साथ कोई बुरा बर्ताव न करे। बाद में राफिलिया अपने कमरे में बंद हो गई। लीडिया की डांट के बावजूद उसने अपना काम जारी रखने पर जोर दिया। लीडिया ने कहा कि उसे ठीक से आराम करना चाहिए। उसने खास तौर पर यह भी कहा कि लॉर्ड केन, जो चेम्बरलिन थे, पहले ही उसका काम बांट चुके थे। राफिलिया ने माना कि उसके टखने का दर्द लगभग खत्म हो गया था। अब उसे दर्द से ज्यादा आलस्य परेशान कर रहा था। दुर्लभ सफेद नेबुलारिस फूलों का गुलदस्ता देखकर
उसे समझ आ गया। वे ग्रीन हाउस के माली की तरफ से आए थे। उस नज़ारे ने उसके भीतर एक शांत इच्छा जगा दी। उसने चाहा कि काश उसे फिर से ग्रीन हाउस में जाने दिया जाता। उसके विचार साइरस और उसकी रोज की हर्बल चाय की ओर चले गए। लेकिन पिछली घटना याद आते ही उसे अजीब और उलझन भरा महसूस हुआ। उसके ख्यालों को एक दस्तक ने रोक दिया। लॉर्ड कैन अंदर आए। रैफलिया ने शांति से उनका स्वागत किया। उसने प्रिंस साइरस को देने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्हें सौंप दिए। अंदर की उथल पुथल के बावजूद उसने फिर से अपनी शांत और जिम्मेदार भूमिका संभाल ली। एक सहायक उसके घायल पैर की हालत के बारे में पूछ रहा था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी हालत में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि अगले दिन से वो रिहैबिलिटेशन के हिस्से के रूप में ज्यादा चलना शुरू करने की योजना बना रही हैं। ये सुनकर उस हेल्पर ने राहत महसूस की। उसी समय उसे सीधे प्रिंस साइरस का मैसेज मिला। मैसेज में लिखा था कि प्रिंस उस रात अपने बेडरूम में उससे मिलना चाहते हैं। उस शाम बाद में रैफिलिया घबराई हुई साइरस के कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें गर्म ड्रिंक रखा था। साइरस ने कैजुअल कपड़े पहने थे और उसकी शर्ट का कॉलर खुला था। उसने चाय ली और माना कि उसे प्यास लगी थी। उन्होंने बताया कि केन ने हाल के पेपर वर्क में मिली उसकी मदद के बारे में उन्हें बताया था। फिर उन्होंने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। राफिलिया ने विनम्रता से अपनी कोशिशों को छोटा करके बताया। उसने जोर देकर कहा कि उसने तो बस थोड़ी सी मदद की थी। फिर साइरस ने कहा कि उसने सुना है उसका पैर अब ठीक हो गया है। उसने पूछा कि क्या वो ठीक होने के इनाम के तौर पर कुछ चाहती है। इस रिक्वेस्ट से राफिलिया हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि क्या ये उसकी मदद के लिए धन्यवाद था या फिर ये झगड़े के लिए एक अप्रत्यक्ष माफी थी। थोड़ा सोचने के बाद उसने एक आसान सी रिक्वेस्ट रखी। उसे ग्रीन हाउस की परमिशन मिली, साथ ही अंदर की जमीन के एक छोटे हिस्से को इस्तेमाल करने की चाबी भी मिली। मन ही मन वो साइरस की चाय के लिए जड़ी बूटियां उगाना चाहती थी। आगे चलकर वो ऐसे पौधे भी उगाना चाहती थी जो उस प्लेग का इलाज बनाने में मदद कर सकें। उसे पता था कि वो बीमारी भविष्य में आएगी। साइरस हैरान थे कि उसकी रिक्वेस्ट इतनी छोटी थी, फिर भी उन्होंने तुरंत मान लिया। उन्होंने माली को बताने का वादा भी किया। राफिलिया का चेहरा सच्चे उत्साह से चमक उठा। उसने उसे पूरे उत्साह के साथ धन्यवाद दिया। उसकी खुशी देखकर साइरस ने अचानक उसे गले लगा लिया। राफिलिया घबरा गई। उसने कहा कि जब वे अकेले हों तब उन्हें एक प्यार करने वाले जोड़े की तरह व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। साइरस ने जवाब दिया कि वो उसकी पत्नी थी, इसलिए उसे उसे छूने का अधिकार था। मौके का फायदा उठाकर राफिलिया ने उसकी बात उसी पर पलट दी। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो उसे भी पत्नी के बराबर हक मिलना चाहिए। उसने उसे याद दिलाया कि उसने पहले उसके स्पर्श को ठुकरा दिया था। उसने ये भी माना कि उसकी बातों से उसे दुख पहुंचा था। फिर उसने दृढ़ता से कहा कि अगर उसे अपनी सख्ती के लिए माफी मांगनी है तो उसे भी माफी मांगनी चाहिए। अचानक हैरान हुए साइरस ने आखिरकार हल्की मुस्कान के साथ मान लिया कि गलती उसकी थी। तब राफिलिया ने कहा कि अब दोनों बराबर हैं। उसने सुझाव दिया कि वे इस मामले को यहीं सुलझा लें। साइरस ने देखा कि वो पहले वाली शांत महिला जैसी नहीं लग रही थी। वो अब बहुत अलग दिख रही थी। एक बार राफिलिया ने मन ही मन सोचा था कि पिछली जिंदगी में उसने एक परफेक्ट और आज्ञाकारी पत्नी बनने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस कोशिश के बाद भी उसकी बुरी किस्मत नहीं बदली थी। जैसे जैसे बातचीत कम होती गई, उनके बीच का माहौल बदलने लगा। साइरस उसके करीब आ गया। राफिलिया ने एक ऐसी नजदीकी महसूस की जो पहले कभी उनके बीच नहीं थी। ये अनचाही नजदीकी उसे परेशान कर गई। उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। लेकिन उसी समय राफिलिया ने कुछ अजीब देखा। साइरस के कंधे पर चोट जैसा एक निशान था। वो हल्के नीले बैंगनी रंग में चमक रहा था। जिज्ञासा में उसने बिना सोचे समझे वो बात कह दी। लगभग तुरंत ही साइरस ने बात खत्म कर दी। उसने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, अब उन्हें सो जाना चाहिए। वो मुड़ गया। राफिलिया कंफ्यूज हो गई। वो सोचने लगी कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया था, लेकिन वो अजीब निशान उसके मन में लगातार घूमता रहा। राफिलिया अपनी डेस्क पर बैठी थी। वह सोच रही थी कि उसकी जिंदगी पहले से कितनी अलग हो गई है। उस समय उसके दिन खाली खाली लगते थे। उसे लगता था कि वो बस समय काट रही है और किसी काम की नहीं है।
अब चीजें अजीब तरह से बेहतर लगने लगी थीं। उसके पास ऐसे लोग थे जिनसे वो बात कर सकती थी। उसके पास जिम्मेदारियां भी थीं जो उसे बिजी रखती थीं। साइरस के साथ उसका रिश्ता भी अब इतना स्टेबल हो गया था कि वो पहले जैसा ठंडा और दूर नहीं लगता था। या शायद इस बदलाव ने उसे उस जिंदगी के लिए चुपचाप शुक्रगुजार बना दिया था जो वो अब जी रही थी। उस रात वह साइरस के बगल में बिस्तर पर लेटी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि हाल के उन करीबी पलों के बाद जब साइरस ने उसे छुआ था, उसने उसे फिर कभी नहीं छुआ। ये सोचकर वो बेचैनी में कंबल के नीचे हिलने लगी। उसकी ये हरकत उसकी नजर में आ गई। साइरस ने पूछा कि क्या उसके पैर ठंडे हैं। जब उसने माना कि उसके पैर ठंडे हैं, तो साइरस ने अपने पैर उसके पैरों पर रख दिए ताकि वे गर्म हो जाएं। उस छोटे से काम ने उसे हैरान कर दिया। वो इशारा इतना नरम और स्वाभाविक था कि राफेलिया के सीने में हल्की गर्माहट उठी। उसे एहसास हुआ कि सब कुछ होने के बावजूद साइरस उम्मीद से ज्यादा दयालु हो सकता है। अगले दिन वो एक ऊंची खिड़की के पास खड़ी थी। वहां से वो महल के आंगन से निकलती हुई एक गाड़ी को देख रही थी। अंदर साइरस और लेडी ग्रेस मौजूद थे। लीडिया ने पूछा कि क्या राजकुमार फिर से कई दिनों के लिए जाने वाले हैं। उसकी बात से लगा कि ये शायद एक और छुट्टी थी। लीडिया अब भी साइरस के बर्ताव को समझ नहीं पा रही थी। उसने पूछा कि जब हाल ही में दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, तो फिर बातें इतनी उलझी हुई क्यों थीं? राफेलिया ने शांत स्वर में कहा कि शादी और दिल की भावनाएं हमेशा एक जैसी नहीं होती। उसने जोर देकर कहा कि वो अब सच में अपनी जिंदगी से खुश है। उसने लीडिया को यह भी याद दिलाया कि वो और साइरस आखिरकार तलाक लेने की योजना बना रहे हैं। इसी वजह से उसे लगा कि ये सही है। दोनों को बिना किसी नाराजगी के अपनी अपनी खुशी तलाशनी चाहिए। उनकी बातचीत तब रुक गई जब ओवेन साइरस को ढूंढते हुए अंदर आया। जब राफेलिया ने बताया कि राजकुमार पहले ही जा चुका है, तो ओवेन से गलती से एक बात निकल गई। उसने साइरस के विथड्रॉल पीरियड का जिक्र कर दिया। उसका कंफ्यूजन देखकर उन्होंने तुरंत बात साफ करने की कोशिश की। उन्होंने खुद समझाया कि साइरस कई सालों से एक क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहा था। उनके अनुसार ये बीमारी हर कुछ महीनों में और बिगड़ जाती थी। इसी वजह से साइरस को महल छोड़कर कहीं और इलाज के लिए जाना पड़ता था। ये सुनकर राफेलिया चौंक गई। उसे पता चला कि साइरस इतने समय से उससे एक गंभीर बीमारी छिपा रहा था। उसने तुरंत पूछा, शाही डॉक्टर की देखरेख छोड़कर वो ठीक होने के लिए महल क्यों छोड़ेगा? ओवेन ये मानने में हिचकिचा रहा था कि लेडी ग्रेस उसके साथ थी। राफेलिया बेचैन हो गई। उसे चिंता होने लगी कि जो हर्बल चाय वो साइरस के लिए बना रही है, वो उसकी हालत के अनुकूल न हुई तो नुकसान कर सकती है। ठीक से मदद करने का पक्का इरादा करके उसने ओवेन से सब कुछ बताने को कहा। उसने समझाया कि साइरस की पत्नी होने के नाते उसकी सेहत की चिंता करना और उसे सपोर्ट करना उसका फाराजा है। ओवेन ने माना कि उसकी बात में दम था। फिर भी वो साइरस का भरोसा तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसके बजाय उसने एक सुझाव दिया। उसने कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करे जो उसके बारे में ज्यादा जानता हो। वो व्यक्ति अल्फ था, एक बूढ़ा केयरटेकर जिसने कभी साइरस की देखभाल की थी। इस स्थिति को उससे कहीं बेहतर समझा सकता था। ओवेन ने एक शांत पहाड़ी इलाके का पता लिखकर उसे दे दिया। उसने कहा कि वो जगह घूमने के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। लीडिया ने साथ चलने की पेशकश की, लेकिन राफेलिया ने मना कर दिया। उसे लगा कि साइरस साफ तौर पर अपनी हालत छिपाना चाहता है। उसने सोचा कि अगर वो चुपचाप खुद जांच करे तो बेहतर होगा। जंगल में लंबा सफर करने के बाद वह आखिरकार पहाड़ों की एक सुनसान झोपड़ी तक पहुंची। बाहर उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला। वो लकड़ी ले जा रहा था। उसके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी उसे थका हुआ दिखा रहे थे। जब वो उससे बात कर रही थी, राफेलिया को एहसास हुआ कि वो आदमी अंधा है। कॉटेज के अंदर उसने उसे चाय दी। फिर उसने प्यार से अपना परिचय राफेलिया के रूप में दिया। उसने पूछा कि क्या वो अल्फ्रेड है। जैसे ही उसने उसका नाम सुना, बूढ़ा आदमी शौक में जम गया। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। ऐसा लगा जैसे उसकी पहचान उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मायने रखती हो। इफ आगे झुका। उसकी अनदेखी आंखें उसे खोज रही थीं। उसने पूछा कि क्या वो राफेलिया रैटल है।
राफेलिया ने पुष्टि की कि राइटल उसका पहला नाम था, लेकिन वो हैरान थी कि वो आदमी उसे कैसे जानता था। एल्फ ने कहा कि उसकी आवाज उसे अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही है। वो देख नहीं सकता था, इसलिए उसने प्यार से उसका चेहरा छूने की इजाजत मांगी ताकि वो अपने शक की पुष्टि कर सके। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद राफेलिया ने इजाजत दे दी। जैसे ही उसके हाथों ने सावधानी से उसके चेहरे को छुआ, उसके चेहरे के भाव बदल गए। लगता था कि उसने अचानक कुछ पहचान लिया है। उसने धीमी और इमोशनल आवाज में कहा कि सच में वही थी। लिया हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस औरत से उसकी शादी हुई वही साइरस की वो लड़की थी जो बहुत पहले उसकी जिंदगी में थी। निकनेम सुनकर राफेलिया चौंक गई। लिया नाम उसने कई सालों से नहीं सुना था। उसे याद करने में मुश्किल हो रही थी कि ये निकनेम कहाँ से आया था। अफवाह ने धीरे से उसकी याददाश्त ताज़ा कराई। उसने करीब 13 साल पुरानी घटनाओं का जिक्र किया। फिर उसने पूछा कि क्या उसे धुंध के जंगल में गहराई में छिपा एक ऊंचा टावर याद है। उसकी बातों ने एक पुरानी याद ताज़ा कर दी। राफेलिया को याद आया कि बचपन में वो एक बार पौधे इकट्ठा करते हुए घने जंगल में भटक गई थी। तब वो रास्ता खो बैठी थी। वो एक जवान लड़की थी। उस अनजान जगह पर उसे पेड़ों के ऊपर एक रहस्यमयी टावर दिखा था। पहले उसे लगा कि उसने किसी को पुकारते सुना है। फिर उसे ऊंची खिड़की से एक लड़के की आवाज साफ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद एल्फ आया और उसके पास गया। इतने खतरनाक इलाके में एक बच्चे को अकेला देखकर वो हैरान रह गया। वो याद लौटते ही राफेलिया को अचानक सब समझ में आ गया। उसके सामने बैठा आदमी वही था जिसे वो टावर अंकल कहती थी। ऑल्फ ने खुशी खुशी इसकी पुष्टि की। उसने कहा कि अब इसमें कोई शक नहीं है। इस एहसास से उसकी और भी यादें ताजा हो गईं। उसी समय एल्फ ने उसे बताया था कि टावर के अंदर उससे 3 साल बड़ा एक लड़का रहता था। उसे याद आया कि उस लड़के ने टावर की खिड़की से उसे जंगल में भटकते देखा था। तब उसने एल्फ से कहा था कि अगर वो खो गई हो तो वो उस पर नजर रखें। जब अल्फ ने यह पक्का कर लिया कि वो सुरक्षित है, तब उसने उसे एक मैप दिया ताकि वो शहर लौटने का रास्ता ढूंढ सके। मदद के लिए शुक्रगुजार होकर राफेलिया अगले दिन उसी मैप के सहारे वापस आ गई। वो अपने साथ फूलों का एक छोटा गुलदस्ता लाई थी। वो गुलदस्ता उसने खुद बनाया था। वो उस लड़के के लिए एक पत्र भी लाई थी जिससे वो कभी मिली नहीं थी। उसे याद आया कि उसने अल्फ को तोहफे दिए थे। जब वो पास में इंतजार कर रही थी, तब टावर के ऊपर से रस्सी से बंधी एक छोटी टोकरी नीचे उतारी गई। अंदर खूबसूरत पत्थर और एक जवाबी चिट्ठी थी। उसे अब भी याद है कि वो चिट्ठी पढ़कर वो कितनी उत्साहित और खुश हुई थी। लड़के ने अपने मैसेज पर सिर्फ एक साधारण नाम लिखा था। उसने उसे रस के नाम से साइन किया था। उस मुलाकात के बाद राफेलिया अक्सर टावर जाने लगी। उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। बिल्डिंग भी बहुत ऊंची थी। इसी वजह से उसने और उस लड़के ने कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा। वे सीधे बात भी नहीं कर पाए। इसके बजाय उन्होंने एल्फ के जरिए चिट्ठियों का आदान प्रदान किया। उन संदेशों से उसे धीरे धीरे उसके बारे में और बातें पता चलीं। वो कुछ कारणों से उस टावर को छोड़ नहीं सकता था। उसकी माँ की कई साल पहले मौत हो गई थी। वो अपना ज्यादातर समय अकेले बिताता था। उसकी जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई थी। उनके बीच अजीब दूरी थी। फिर भी वो लेटर उसके बचपन का सबसे खुशनुमा हिस्सा बन गया। हालांकि अलिफ ने जोर देकर कहा था कि दोनों में से कोई भी चिट्ठियों में अपनी असली पहचान न बताए। फिर भी उनकी सीक्रेट बातचीत चलती रही। ये तब रुकी जब उसके माता पिता को पता चला कि वो जंगल में बहुत अंदर तक चली गई है। इसके बाद उन्होंने उसे दोबारा बाहर जाने से मना कर दिया। उस रोक ने मुलाकातें खत्म कर दीं। धीरे धीरे वे यादें भी अतीत में चली गईं। वर्तमान में लौटकर राफेलिया ने अपनी चाय की ओर देखा। तभी उसके मन में एक आखिरी एहसास उभरा। उसे याद आया कि बहुत पहले एल्फ ने एक बात कही थी। एल्फ ने सुझाव दिया था कि अगर ये सच है तो रस नाम भी उसी तरह का छोटा रूप हो सकता है। अचानक उसे सच समझ में आ गया। रस शुरू से ही साइरस था। ये जानकर वो हैरान रह गई। उसे अपने पिछले जन्म में भी कभी पता नहीं चला था कि टावर का अकेला लड़का और वो आदमी जिससे उसने शादी की थी एक ही व्यक्ति थे।